Good morning, class 11. So today we'll start with the Hess law. If you remember, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि अगर हम एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल A to C, तो A to C का सपोज अगर डेल्टा एच एक्स दिया है और A to C पहुंचने का अगर दूसरा तरीका पहले A to B फिर B to C है, तो आप चाहे एक स्टेप में जाए उसके या फिर सेवरल छोटे छोटे स्टेप में जाए तो टोटल जो एंथैल्पी चेंज होगा वो इक्वल ही होगा. That is only a Hess's law, or you can say the Hess law. Okay, for example, as you can see here, अगर कोई रिएक्शन है it gives B, इसको सपोज का डेल्टा एच है, और एक और तरीका है कि पहले A से C में जाओ, इसका डेल्टा H1, C to B जाओ डेल्टा H2, फिर इनको अगर ऐड कर दो देखो C से C तो कट जाएगा तो A to B आ जाएगा, यानी क्या H1 और H2 को ऐड करोगे तो डेल्टा H ही तो आएगा, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल C प्लस हाफ O2 गिव CO, उसका डेल्टा H है माइनस एक्स, और CO और माइनस प्लस हाफ O2 का है CO2, इट गिव डेल्टा H इसका कितना है माइनस वाई. अगर तुम्हें ये निकालना है कि इस पर कैसे पहुँचे C प्लस O2 गिव्स हाफ O2, कुछ नहीं, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है. ऐड करने से क्या होगा आपका, अगर आप देखें तो CO से CO कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन है ये आ जाएगी. उसका आंसर क्या होगा, फिर ये वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी माइनस एक्स और माइनस वाई. ठीक, चलिए इसी पे बेस्ड हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि अगर पर हमारे पास सपोज इक्वेशन Fe2O3 प्लस थ्राइस ऑफ CO इट गिव्स ट्वाइस ऑफ Fe प्लस थ्राइस ऑफ CO2, इसका डेल्टा H1 दिया -26 किलो जूल. ठीक, और दूसरी इक्वेशन दिया है FeO प्लस CO इट गिव्स Fe प्लस CO2, इसका डेल्टा H2 दिया -16 किलो जूल. अब हमें डेल्टा एच निकालना है, वो इस इक्वेशन के लिए निकालना है. Fe2O3 प्लस CO इट गिव्स ट्वाइस ऑफ Fe प्लस CO2. अब सोचो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे मिलेगी. रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें मिलेगी जब हम क्या करें, हम अगर इक्वेशन नंबर सेकेंड ये है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको फर्स्ट से क्या कर दें माइनस कर दें, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी. ठीक, हमने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे क्या होगा, ये होगा 2FeO और प्लस 2CO और फिर 2Fe और ट्वाइस ऑफ CO2, है ना. अब क्या करो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये 3CO से 2CO करोगे तो CO आएगा, ये Fe कैंसिल हो गया, और 3CO2 से 2CO2 एक CO आ गया. अब ये क्या बचा, Fe2O3 जो कि यहाँ उतर गया, और अब देखो ये बचा -2FeO ना, अब ये माइनस है तो इसको इस साइड पहुँचा दो राइट हैंड साइड, तो प्लस में आ जाएगा, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गई. ठीक, तो अब यही करना है. तो डेल्टा एच कैसे आएगा, डेल्टा H1 -2 इंटू डेल्टा H2, डेल्टा H2 को 2 से मल्टीप्लाई करके एफ से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 6 किलो जूल. ठीक, चलो वेरी गुड. चलो भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फाइंड द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन है हमारे पास C2H6 प्लस 7/2O2 इट गिव्स ट्वाइस ऑफ CO2 प्लस 3H2O, डेल्टा एच कितना होगा हमें निकालना है. इन्फॉर्मेशन दी कि इफ़ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 CO एंड H2O आर -20 किलो कैलोरी, -90 किलो कैलोरी एंड -70 किलो कैलोरी रिस्पेक्टिवली. इस इक्वेशन के लिए हमें निकालना है और हमें कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स की दिए हैं जो कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी है. तो पहले तो ये बनाओ रिएक्शन के थ्रू. अभी C2H6 कैसे बनेगा, हमें याद रखना है एक एक मोल ही बनाना है. ठीक है, तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ C प्लस थ्राइस ऑफ H2 इट गिव्स C2H6, तो इसका डेल्टा H1 दिया -20. ऐसे CO2 बनेगा C प्लस O2, इसका H2 दिया -90. H2 बनेगा H2 प्लस हाफ O2, इसका ये दिया -70. अब ये रिक्वायर्ड इक्वेशन में पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे. अच्छा, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3. अगर देखो CO2 यहाँ 2 है ना, तो इक्वेशन नंबर 2 तो हमें सेकेंड से 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. ठीक, आया समझ में. और एक चीज़ और, H2O 3 है यहाँ, यानी थर्ड इक्वेशन क्या करनी पड़ेगी, 3 से मल्टीप्लाई. ठीक, फर्स्ट इक्वेशन में देखो ये जो C2H6 है इनका यहाँ इस साइड है, यानी फर्स्ट इक्वेशन क्या करो 1 से मल्टीप्लाई करके और माइनस कर दो, तो बस यानी -1 ऑफ इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन नंबर 2 प्लस 3 इंटू इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन, और उसकी वैल्यू के साथ भी यही सब करो, आ गया आंसर -370 किलो कैलोरी. एक मेथड तो ये था, दूसरा मेथड एक और है जो कि शॉर्टकट है. ठीक,
वो ये है कि अगर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है कभी भी किसी भी रिएक्शन की, अगर एंथैल्पी ऑफ निकालनी है तो या तो हम वैल्यूज़ जो गिवन वैल्यूज़ उनको देखो, तो उसमें क्या होना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी होनी चाहिए हर एक वैल्यू की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, या क्या देना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक, अगर बेटा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देगा तब तो फॉर्मूला लगेगा डेल्टा एच इक्वल्स टू समेशन ऑफ यानी टोटल ऑफ एच पी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बट अगर यहाँ पे फॉर्मेशन की जगह कंबशन लिखा होता तो ये उल्टा हो जाता है, ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाएगा, याद रखना। कंबशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। ठीक, चलो अब कुछ नहीं करना। अभी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट की एंथैल्पी कितनी है, रिएक्शन देखो, प्रोडक्ट की एंथैल्पी में देखो, प्रोडक्ट में क्या ट्वाइस ऑफ CO2 की वैल्यू दिया है इन्होंने, CO2 की वैल्यू दी है, हाँ भाई -90, तो 2 इंटू -90, फिर प्लस 3 ऑफ H2 की वैल्यू दी है, हाँ भाई दी है यानी 3 इंटू -70, फिर माइनस रिएक्टेंट की C2H6 की दी है, हाँ भाई दी है -20 यानी 1 इंटू -20, और O2 अपने देखो नेटिव स्टेट में है, फ्री स्टेट में O2 की वैल्यू क्या 0। ठीक है, या फिर आप ये समझो जिसकी वैल्यू नहीं दी होती वो 0 लिखते हैं। बस सॉल्व करो, देखो अब ये आंसर -370 किलो कैलोरी और ये सेम आएगा, पर आपको दोनों ही मेथड आने चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन C2H2। ठीक, इसके लिए डेल्टा एच निकालना है, तो इसके लिए रिएक्शन क्या बनेगी, C2H2 कैसे होगा आपका, देखो C2H2 बनेगा ट्वाइस ऑफ C प्लस H2 से। ठीक है, अच्छा जो इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि इफ़ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH2 एंड C2H2 आर इतनी दी है, तो कुछ नहीं, अब कंबशन की दी है तो पहले क्या बनाओ, CO2 बनाओ भाई। कंबशन में जो चीज़ें निकलेंगी वो CO2 और H2 ही तो होता है ना। कंबशन किसका करना है, इथेन के मॉलिक्यूल का करना है, सॉरी एसिटिलीन का। तो सबसे पहले CO2 बनेगा, C प्लस O2 तो CH मॉलिक्यूल, H2 बनेगा, फिर एसिटिलीन का होगा कंबशन, एसिटिलीन का कंबशन होगा तो क्या बनेगा, CO2 और H2 बनेगा, तो उसी हिसाब से रिएक्शन को फिर बैलेंस करो। ठीक, अब तुम देखो रिएक्शन वो जो हमने इक्वेशन उस तरफ लिखी थी तो कैसे आएगी, जब इक्वेशन नंबर सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई, फिर इसमें सेकंड इक्वेशन ऐड करके थर्ड इक्वेशन माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट से भी निकाल के देखना तो आंसर वही आएगा, बट ये कंबशन है, ध्यान रखना यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा बेटा। आपकी मर्जी, अगर आपको इक्वेशन बनाने में टफ लगता है तो आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, बट द लॉन्ग मेथड ज़रूर आना चाहिए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। रिएक्शन दी है, इफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 दिस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दिस, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, देखो फॉर्मेशन के साथ कंबशन भी दिया है, दोनों मिक्स कर दिया है, यानी शॉर्टकट नहीं चलेगा, लॉन्ग कट चलेगा, -100 किलो जूल। ठीक, चलो भाई देखो आंसर, ये रहा आंसर, अब आप मैच करके देख लेना, इसमें लॉन्ग कट सही होगा। चलिए नेक्स्ट टर्म है बेटा हमारा वो है एंट्रोपी। एंट्रोपी जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिंबल होता है S। एंट्रोपी को समझने से पहले आप दो टर्म समझिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपको पता क्या होती है, जो खुद से हो जाए या जिनको थोड़े से फोर्स की ज़रूरत की पड़ती है। नॉन स्पॉन्टेनियस जो किसी फोर्स के साथ होती हैं। ठीक, अब नेचर में जितनी भी प्रोसेस होती है बेटा ज़्यादा से ज़्यादातर क्या होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस हैपन्स इटसेल्फ और बाय लिटिल पुश। ठीक, यानी अब नेचर में जितनी प्रोसेस हो रही हैं वो स्पॉन्टेनियस है, तो उनमें क्या है, लेकिन रेंडमनेस भी तो है। रेंडमनेस का मतलब क्या, डिसऑर्डरनेस, वो क्या है, डिसऑर्डर्ड है सारी की सारी, यानी परफेक्टली ऑर्डर्ड नहीं है, डिसऑर्डर है। यानी एंट्रोपी क्या करता है, एंट्रोपी करता है मेजर ऑफ रेंडमनेस, यानी आप ये कह सकते हैं एंट्रोपी इज़ द डिग्री ऑफ रेंडमनेस, कि कितना रेंडमनेस है, कोई चीज़ कितनी बिगड़ गई, कितनी डिसऑर्डर हो गई, उसको नापता है। ठीक, अच्छा सपोज कोई प्रोसेस है A to B, वो स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस हो गई यानी उसमें एंट्रोपी बढ़ गई, क्यों, क्योंकि उसमें रेंडमनेस बढ़ जाती है। अच्छा, अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इसके पॉइंट्स की बात करें, तो हम अगर एंट्रोपी अगर हमें पता करनी है तो मैं निकालनी तो नहीं निकाल सकते।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी क्लास में बच्चे बैठे हैं और उस क्लास में टीचर नहीं आया तो बच्चे कहीं भी बैठ सकते हैं, आगे बैठ गए पीछे बैठ गए, है ना। तो अब मैं कहूँ कि एंट्रोपी निकालो डिग्री ऑफ रैंडमनेस, तो नहीं निकाल पाओगे। बट अगर कुछ दिन तक टीचर आई ना तो वो बच्चा ज़रूरी थोड़ी आज जो पहले में बैठा हो पहले में बैठेगा, वो चौथे में बैठ सकता है, पाँचवें में बैठ सकता है, छठे में बैठ सकता है, कुछ बच्चे बाहर बैठ सकते हैं। हाँ, तो अब हम क्या एस नहीं बता सकते, हम डेल्टा एस बता सकते हैं कि कल ये यहाँ था तो आज ये यहाँ है। इनिशियल और फाइनल अगर पोजीशन में पता चल रहा है तो हम डेल्टा एस बता सकते हैं, एस नहीं बता सकते। सेम थिंग, इट कैन नेवर बी मेजर्ड, एस कैन नेवर बी मेजर्ड, बट डेल्टा एस कैन बी मेजर्ड। कैसे? एस फाइनल और एस इनिशियल। और जब फाइनल ज़्यादा होगा तभी तो इनिशियल से वो माइनस कम करेंगे, तो यानी डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। किसके लिए? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। प्लीज़ रिमेंबर, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस क्या होता है? 0 से बड़ा। अभी नॉन स्पॉन्टेनियस होगा यानी एस क्या होगा? 0 से छोटा, यानी नेगेटिव। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई रिएक्शन है, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है बाई चांस ए इट गिव्स बी, ये बीच में जो सिंबल लगा आप समझ पा रहे होंगे रिवर्सिबल का है। अगर कोई ए से बी में कन्वर्ट हो रही है तो बी से ए में भी कन्वर्ट हो सकती है, यानी रिवर्सिबल है। तो ऐसी कंडीशन में बेटा जो डेल्टा एस होता है, चेंज इन एंट्रोपी, दैट विल बी 0। ठीक है। नेक्स्ट, अगर ए टू बी कोई प्रोसेस है जो कि स्पॉन्टेनियस है, तो ए टू बी में जाएंगे हम तो क्या होगा? डेल्टा एस पॉजिटिव। और अगर हम बी टू ए में जाएंगे जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस क्या होगा? नेगेटिव। जी। चलिए इसके बारे में कुछ और टर्म देख लेते हैं कि जो डेल्टा एस होता है वो स्टेट फंक्शन होता है, क्योंकि उस इनिशियल और फाइनल पाथ पर डिपेंड करता है। सेकेंड थिंग, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है ना, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, हमने अभी देखा वो स्टेट फंक्शन है। और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो कि अमाउंट पर डिपेंड करती है। और कैसे निकालते हैं? एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक। चलो अब एक प्रोसेस देखो, ए टू सी, सी टू डी और डी टू बी है। हमें निकालना है एंट्रोपी ए से बी में जाने की। अब कुछ चीज़ें हमें दी है, ए से सी की वैल्यू हमें दी है +50, सी से डी की दी है +30, डी टू डी की दी है +20। कैसे निकालेंगे? अभी ए से सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, जब ए से सी में गया तो सी फाइनल है, यानी एस सी यानी सी माइनस एस ए। कितना है? +50, वही चीज़ लिखी। एस टू सी, देखो अभी सी टू डी को हम लिख सकते हैं डी माइनस सी, वैसे बी टू डी को लिख सकते हैं डी माइनस बी, लिख दिया हमने +20। ठीक है। अभी इसको मत देखो। अब जब इनको करो आपस में ऐड, जब ऐड करोगे तो देखो एस सी से एस सी कैंसिल, पर डी कैंसिल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अगर तुम इस थर्ड वाली इक्वेशन को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो एस बी माइनस एस डी, तो ये वैल्यू -20 हो जाएगी। अब देखो एस डी से एस डी कैंसिल, तो आ गया ना एस बी माइनस एस ए, ये जो हमें चाहिए था, है ना। हमें क्या चाहिए? रिक्वायर्ड हमें चाहिए एस बी माइनस एस ए, तो आ गया 60। बस सॉल्व करो। ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकली अगर देखें एंट्रोपी का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, जहाँ पे टी होता है कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर बेटा कभी कॉन्स्टेंट नहीं हुआ तो फॉर्मूला लगता है दूसरा, होता है डी एस डी क्यू अपॉन टी, फिर उसको इंटीग्रेट कर देता है। इंटीग्रेट जब डी एस करोगे तो डेल्टा से आएगा, फिर वो इंटीग्रेट डी क्यू अपॉन डी, इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है। चलो लास्ट देखो, ये कि अगर डेल्टा एस की जो यूनिट होती है वो कैलोरी पर मोल केल्विन होता है, या अर्ग पर मोल केल्विन भी हो सकता है। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम यानी अगर आपने पढ़ा है इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अगर आप देखा होगा तो हमने आइसोलेटेड सिस्टम बताया था। ऐसा सिस्टम जहाँ पे हीट और मैटर दोनों ही ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं, यहाँ पे यानी सिस्टम की जो आउटर वॉल होती है वो इंसुलेटिंग होती है, कोई मतलब नहीं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। सपोज हमारे पास 2 कंटेनर हैं जिसको हमने कॉर्क से यहाँ पे वॉल्व से बंद करा है। एक कंटेनर में एक गैस है, एक कंटेनर में गैस भी, फिर हमने वो गैस वॉल्व खोल दिया तो ए और बी मिक्स हो जाएंगी, यहाँ पे भी ए और बी, यहाँ पे भी ए और बी, यानी अब डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ गई। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एंट्रोपी कितनी है, तो तुम कहोगे फॉर्मूले में कि डेल्टा एस होता है क्यू अपॉन टी। अब हीट तो बाहर जा ही नहीं रही है तो ये 0, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है यहाँ पे, तो यानी ये 0 हो जाएगा। पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में फॉर्मूला नहीं लगेगा। आइसोलेटेड सिस्टम में मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लगता, क्योंकि खुद ही सोचो कि रैंडमनेस तो बढ़ गई ना। यहाँ पहले यहाँ पे ए के ही पार्टिकल थे गैस के, यहाँ पे बी के, तभी पूरे मिक्स हो गए, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, अब पूरा सिस्टम बिगड़ गया।
तो एंट्रोपी तो बढ़ गई, यानी एंट्रोपी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, जीरो थोड़ी आ रही है। समझे आप? आइसोलेटेड सिस्टम में ये फॉर्मूला है दैट विल नॉट फॉलो। अगर नॉन आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो नॉन आइसोलेटेड में बेटा दो चीज़ें लगती हैं, एक सिस्टम की एंट्रोपी, एक सराउंडिंग एंट्रोपी। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है यूनिवर्स, जिसे हम टोटल एंट्रोपी भी बोलेंगे। तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है उसके लिए जो एंट्रोपी होती है टोटल एंट्रोपी, सिस्टम अकेले सिस्टम में अकेले सराउंडिंग की नहीं देखते, टोटल की देखते। तो ये जो होता है ये तो आता है हमेशा ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन दैट विल बी पॉजिटिव फॉर द रिवर्सिबल। और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए होगा क्या, लेस देन नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। और किसी की वैल्यू जीरो यानी वो किसमें, इक्विलिब्रियम में, यानी एक स्टेबिलिटी अटेन कर ली। ठीक, तो ये था एंट्रोपी। इसके न्यूमेरिकल बेटा बहुत ईजी है, आप उससे वैल्यू रखनी है, निकल जाता है आंसर, आप खुद कर लीजिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।